पायल एक बहुत ही काली लड़की होती है जो कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होती है। पायल की माँ अक्सर पायल की शादी को लेकर परेशान रहती है। ऐसे ही एक बार वापस जब पायल का रिश्ता टूट जाता है तो पायल की माँ सुजाता रोने लग जाती है। अब क्या होगा? तेरे लिए आए रिश्ते भी टूटते जा रहे हैं। हर तरफ ये बात फैल रखी है कि तेरी शादी नहीं हो रही। सब रिश्ते आकर चले जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे तेरी शादी होगी। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे जब होनी होगी शादी तब हो जाएगी ना। अगर आप ऐसे ही परेशान रहोगी तब तो हो गई मेरी शादी। चलो अब मुस्कुरा दो। यहाँ मेरे सर पर इतनी टेंशन है और तू है मुस्कुराने को बोल रही है। हर एक लड़की के माता पिता होने पर उनके ऊपर सबसे ज्यादा यही तो परेशानी रहती है। माँ, आपकी परेशानी बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन ये भी तो सच है ना, आज तक कभी किसी का भी परेशान रहकर भला हुआ है क्या जो अब होगा? आप परेशान रहोगी तो हमारी मुश्किलें ही बढ़ने वाली हैं और कुछ नहीं होगा। तेरे सामने तो अपनी परेशानी बताना भी पाप ही हो जाता है। हर वक्त पता नहीं कैसे इतनी शांत रहती है तू, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है। तो क्या कोई भी परेशान हो जाएगा इतने सब में? तो सुजाता इसी तरह बहुत परेशान रहती है अपनी बेटी की शादी को लेकर। और वहीं पायल बस आज में जीने वाली लड़की होती है जो कि आज में ही जीती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद पायल का रिश्ता एक अंकित नाम के लड़के से तय हो जाता है और सुजाता भी बहुत खुश हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि समय रहते उन्होंने तेरा रिश्ता तय करवा दिया, वरना हमारा पता नहीं क्या होता। माँ, भगवान ने बस दिशा दिखाई है, उस दिशा पर आप ही चली हो ना मेरे लिए। और मैंने ये तो आपसे पहले ही कहा था कि जब शादी होनी होगी हो जाएगी। देख, इतनी मुश्किल से तेरा रिश्ता तय हुआ है तो तू भी ना अपने ससुराल में जाकर सबको खुश रखियो। किसी को भी शिकायत का मौका मत दियो, और अगर कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लियो। माँ, आप ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी शादी के बाद मैं ससुराल नहीं बल्कि स्कूल जाऊंगी। इतना सिखा रही हूँ आप। अरे आपकी ही बेटी हूँ, आप चिंता मत करो ना। मैं ना वहाँ पर सबका दिल भी जीत लूंगी और किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों बाद पायल की शादी अंकित से हो जाती है और फिर पायल अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल को अच्छे से संभालने लग जाती है, लेकिन अंकित बहुत ज्यादा शराब पीता था। हर रोज शराब के नशे में धुत घर आता था। ऐसे ही एक सुबह अंकित नशे में ही घर पर बैठा होता है। आप सुबह सुबह क्यों शराब पीने लग गए? आपको काम पर नहीं जाना है क्या? देखिए, ये शराब अच्छी चीज नहीं होती है। आप इसे यहीं छोड़ दीजिए और काम पर ध्यान दीजिए। वैसे भी आपकी पीने की आदत की वजह से हमारे लिए इतनी मुश्किलें हो रही हैं। हट यहाँ से। मेरी मर्जी, मैं सुबह शराब पीऊं या पूरा दिन पीता रहूं, इसमें तू कौन होती है बोलने वाली? जब से तू आई है शादी करके हर रोज की चिक चिक हो गई है। ये मत करो, वो मत करो। अरे मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तू मेरी पत्नी है, माँ नहीं। हाँ, काली कहीं की, तेरी वजह से मेरा नसीब भी काला हो गया है। हे भगवान, एक तो इन्होंने पहले ही इतना कर्जा ले रखा है अपनी शराब की वजह से, और अब भी ये नहीं मान रहे हैं। पायल के परिवार को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। एक शाम पायल की सास जानकी उनके पास जाती है और उसे बोलती है, अरे बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है, आज मेरी दवाई ले आइयो। माँ जी, इनके पीने की वजह से पूरे 2 महीने हो गए हैं। हमारे घर में एक तो रुपया तक नहीं है, ऊपर से हर रोज कर्जा होता जा रहा है। घर तक चलाना मुश्किल होता जा रहा है माँ जी। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा था कि ये शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शादी के बाद और भी ज्यादा शराब पीने लगेगा। पायल से अपने घर की परेशानियां देखी नहीं जा रही थी और इसीलिए ही वो अपना टिफिन सर्विस का काम शुरू कर देती है। आसपास के लोगों में, फैक्ट्री में जाकर हर जगह पायल अपने टिफिन सर्विस की खबर पहुंचाने लगती है। ऐसे ही एक बार पायल बहुत बड़ी फैक्ट्री में जाती है और उसके मालिक हरीश से मिलती है। नमस्ते साहब, मेरा नाम पायल है, मेरा यहीं पास में ही घर है। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल मैंने ना अभी जल्द ही अपना टिफ़िन सर्विस का काम शुरू किया है और यहाँ इतने लोग आते हैं। अगर यहाँ किसी को भी टिफ़िन चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मेरी फैक्ट्री में हर कोई अपना खाना लाता है, लेकिन
अगर कभी किसी को टिफ़िन मंगवाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। जी बिल्कुल, वैसे मैं अपना टिफ़िन लाई हूँ, एक बार आप चाहे तो चख कर देख सकते हैं। पायल के कहने पर हरीश टिफ़िन से खाना खाता है और उसे उसका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत अच्छा खाना है। टिफ़िन सर्विस में इतना अच्छा खाना मिलेगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप एक काम कीजिए, मेरा तो नाम लिख ही लीजिए। आपको रोज़ टिफ़िन सर्विस चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे तो आपका बनाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। सच में आपका बनाया हुआ खाना खाकर तो मेरा दिल खुश हो गया। और जब काम में ऐसा स्वाद खाना मिल जाए तो काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है। संडे फैक्ट्री बंद रहती है इसलिए बाकी दिन ये सर्विस मुझे चाहिए। जी बिल्कुल। पायल को अब थोड़ा बहुत काम मिलने लगा था जिसे वो घर चला पा रही थी, लेकिन अब भी पायल हार नहीं मानती है। मुश्किलें बताकर नहीं आती हैं। अभी जैसे अचानक आ गई थी वैसे ही मुश्किलें आती हैं। मुझे अभी और मेहनत करनी है। पायल अब और भी ज़्यादा मेहनत करती है। दूर दूर लोगों को अपने टिफ़िन सर्विस का खाना पहुंचाती है। एक सुबह पायल की तबीयत कुछ ख़राब होती है और तब भी पायल अपना टिफ़िन का खाना लेकर एक ऑफिस जाती है और उसके मालिक को देती है। अच्छा हुआ पायल तुम अपना टिफिन लेकर आ गई। मुझे सुबह से ही भूख लगी थी। मैं घर से भी कुछ नहीं खाकर आया था। अगर तुम नहीं आती तो सच में मेरा आज का पूरा दिन ही खराब हो जाता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप सब लोग मेरे भरोसे खाना नहीं लाते हो। तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है। हाँ, वो थोड़ा जुकाम बुखार है, दवाई ली है, ठीक हो जाएगा। अपनी ऐसी हालत में भी हम सबका इतना ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पायल की मेहनत रोज ही बढ़ती जा रही थी। घर की मुश्किलें भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। सुबह सुबह जब पायल रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो वहाँ अंकित और जानकी खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर पायल बोलती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ़ कर दो पायल, तुमने अकेले सब संभाला और मैंने हमेशा तुम्हें दोष दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा पूरा साथ देना चाहता हूँ और दूंगा भी। इसी के साथ अंत में पायल का परिवार ही अब उसकी ताकत बनता है और वो खूब तरक्की करती है। मनोज एक बहुत ही गरीब आदमी होता है। मनोज अपनी पत्नी सुनीता और बेटे आकाश के साथ रहता है। एक शाम मनोज घर आता है और खुद से बात करने लगता है। अब क्या होगा? मेरे सर पर इतना कर्जा है, अगर मैंने कर्जा नहीं दिया तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने जी कर भी क्या कर रहा हूँ? अपने परिवार को कोई खुशी कोई आराम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरे परिवार को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मुझे जिंदगी ही मत देते। मनोज काफी परेशान हो जाता है और इतनी टेंशन की वजह से वहीं मनोज को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद सुनीता और आकाश बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं। मेरे बेटे ने पहले ही इतना कुछ देख लिया है, अब और नहीं। अब मैं अपने बेटे को और दुख नहीं दे सकती हूँ। मेरे पति नहीं है तो क्या हुआ, मेरे बेटे के लिए मैं तो हूं ना। मैं वो सब करूंगी जो मेरे बेटे को चाहिए। मैं उसकी माँ बाप दोनों बनकर दिखाऊंगी। सुनीता अब लोगों के घरों में काम करने लगती है और आकाश स्कूल जाता है। एक दिन आकाश स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसकी क्लास का एक लड़का आयुष आकाश की किताब छीन लेता है। अगर तेरी किताब ऐसे फट गई फिर तू क्या करेगा? तू तो इतना गरीब है कि दोबारा किताब भी नहीं ले पाएगा ना। ओ, ये तो फट गई। चल कोई बात नहीं, तुझे वैसे भी नई किताब की क्या ही जरूरत है। तेरी माँ तो लोगों के घर में काम ही तो करती है ना, और तू भी आगे जाकर यही करने वाला है। अपनी माँ को बोल दियो कि घर पर टाइम से आए। अरे रोज का ही नाटक करती रहती है। वैसे जब तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं है, स्कूल में तेरा क्या काम? अरे काम के लायक है भी कहाँ ये? देख लेना, आगे चलकर अपनी माँ की तरह लोगों के घर जाएगा और उनके घर के काम करेगा। हाँ, काम सबसे ही होते हैं। आप लोग मेरी माँ का काम का मजाक मत बनाओ। लो भाई, देख रहे हो ना सब लोग, ये अपनी माँ के काम को हमारे पापा के काम के बराबर कर रहा है। हाँ, अरे तुम जैसे गरीब लोग बस दूसरे के घर में उनका काम करने जाते हो। हम अमीर लोगों की तरह कोई अपना काम नहीं करते। आई बात समझ में? स्कूल में हर कोई आकाश का मजाक उड़ाता रहता है और आकाश चुपचाप सबकी बातें ताने सुनता रहता है। कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देता। ऐसे ही एक दिन आकाश फटे हुए कपड़े पहनकर स्कूल में बैठा होता है, तभी आयुष वहां आता है। तेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, ये फटी हुई यूनिफॉर्म है। ऐसे फटे हुए कपड़े तो हमारे घर के साफ सफाई वाले भी नहीं पहनते हैं। और ये इतना घटिया बैग
जैसे कहीं कूड़े से उठाया हो। छी छी, ऐसा बैग लेकर तो हमारी क्लास में नहीं बैठ सकता भाई तू। आयुष आकाश का बैग फेंक देता है। आकाश रोने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना दुख कभी किसी को नहीं बताता है। आकाश रोज अपनी माँ के साथ बैठता है जब भी वो खाना बनाती है, और अपनी माँ से खाना बनाना सीखता भी है। ऐसे ही एक दिन सुनीता के घर आते समय एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में सुनीता का एक हाथ और एक पैर कट जाता है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे लिए कभी कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, बल्कि अब मैंने तेरी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। मैं तेरे ऊपर बोझ बन गई हूं ना। माँ, आप ऐसे मत बोलो। आप ही तो हो मेरा सब कुछ। भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ, वरना मेरा क्या होता। आकाश के ऊपर ही अब घर की जिम्मेदारी, अपनी माँ की जिम्मेदारी आ गई होती है, और इसीलिए ही अब आकाश अपना एक ठेला लगाता है। और अब तक आकाश ने अपनी माँ से जो कुछ भी बनाना सीखा होता है वो वहीं उस ठेले पर बेचने लग जाता है। ऐसे ही एक औरत आकाश के ठेले पर आती है और खाना खाकर आकाश की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा है। लग ही नहीं रहा है जैसे मैं कहीं बाहर खा रही हूँ। बिल्कुल घर जैसा ही स्वाद है। अच्छा लगा खाना तो मैं आपके घर के लिए भी पैक कर दूं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी जब इतना अच्छा खाना मिल ही रहा है तो घर जाकर दोबारा मेहनत करनी ही क्यों है। एक काम करो, तुम 4 प्लेट पैक कर दो। आकाश का बनाया हुआ खाना धीरे धीरे काफी लोगों को पसंद आता है, और इसी तरह आकाश अब पैसे कमाकर अपना और अपनी माँ का पेट भरता है। आकाश स्कूल भी जाता है। एक सुबह आकाश स्कूल में थोड़ी देर से आता है कि तभी फिर आयुष उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, क्या हुआ आकाश, ठेला लगाते हुए नींद नहीं खुली क्या? देखा ना तुम सब लोगों ने, मैंने तो पहले ही कहा था ये गरीब पढ़ लिख कर भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ठेला लगाना, दूसरे के घर में काम करना, बस यही तो इस गरीब को अच्छा से आएगा ना। हाँ, यही मुझे अच्छे से आएगा, और यही अब भी मुझे आता है। लेकिन इसे तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? अरे मुझसे अगर इतनी ही परेशानी है तो दूर रहो। ठेला लगाऊं या कुछ भी करूं, काम से काम। तुम लोगों की तरह किसी को परेशान तो नहीं कर रहा हूं ना मैं। आकाश के इस करारे जवाब से सब बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आयुष अपने दोनों दोस्त गौरव और सुमित से बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है, इसको जमीन पर लाना ही होगा। इसने मुझे जवाब दिया है ना, अब हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा ये। अब वो तीनों आकाश के ठेले पर जाते हैं और खाने में मरे हुए कॉकरोच में लाने लगते हैं, लेकिन तभी उन तीनों के पीछे मधुमक्खियां लग जाती हैं। ये क्या आयुष, यहाँ तो हम आकाश का काम खराब करने आए थे, लेकिन अब तो मुझे यही लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। जब पहली बार तुमने कुछ सही सोचा है तो करते क्यों नहीं हो? अरे चलो यहाँ से जल्दी, वरना मधुमक्खियाँ हमें छोड़ने वाली नहीं है। आयुष और उसके दोनों दोस्त वहां से जाने लगते हैं, लेकिन मधुमक्खियां उनका हाल बेहाल कर देती हैं। पूरे शरीर में मधुमक्खी ने उन्हें काट लिया था। तुम लोगों के साथ हूँ इसलिए शायद मधुमक्खी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं तो भाग रहा हूँ अब। हाँ, मैं भी भाग रहा हूँ। अरे तुम दोनों मुझे मधुमक्खी के साथ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तीनों लोग भागने लगते हैं और सीधा जाकर वो बड़े से पत्थर से टकरा जाते हैं, और इसमें तीनों का ही पैर टूट जाता है। तीनों एक ही हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। हमारी मैम ने हमें पढ़ाया है कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, और वो मुझे अब समझ आया है। अगर हम आकाश को परेशान करने के लिए गए ही नहीं होते तो हम अपने पैरों पर तो चल पाते, स्कूल जा पाते, खेल कूद पाते। आज तो मुझे भी समझ आ गया कि हम कितना गलत थे और आकाश कितना सही। उसने कभी गलत नहीं किया किसी के साथ, और उसके साथ गलत हुआ भी नहीं। हाँ, और हमें हमारे बुरे काम की ही सजा मिली है। आज के बाद हम किसी के साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। आयुष और उसके दोनों दोस्तों को उनके गलत काम की सजा मिलती है, और यहाँ आकाश, जो कि एक गरीब स्कूल स्टूडेंट था, वो ठेला लगाकर खूब तरक्की करता है। राम एक बहुत ही गरीब लड़का है जिसकी उम्र केवल 12 साल की ही है। वो अपनी माँ जया के साथ रहता है। राम के पिताजी का देहांत एक कार हादसे में हो गया था, जिसके बाद राम की माँ ने ही लोगों के घरों में साफ सफाई करके अपना जीवन चलाया। जया का सपना था कि वो अपने बेटे को एक बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, और इसीलिए ही जया बहुत मेहनत करती है पैसे जुटाने के लिए। राम बेटा, तू बहुत मेहनत करके अफसर बनी हो। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बने।
समझा ना तू? माँ, आप चिंता मत करो। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूं, आपका नाम ऊंचा करूं। आपने मेरे लिए जितनी मेहनत की है, मैं आपका सिर कभी झुकाना नहीं चाहता हूँ। जया अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी और राम अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए इन सब के साथ ही जया काफी अच्छे छोले भटूरे बनाना सीख लेती है। और एक दिन राम अपनी माँ से सीख के छोले भटूरे बनाता है। अरे वाह बेटा, तूने तो मुझसे भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं। सच में माँ? और नहीं तो क्या, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। सच में तू अपनी माँ से 2 कदम आगे निकल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ के लोगों को मेरे हाथ के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे बेटे ने तो मुझसे भी बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए। अरे मुझे पीछे छोड़ दिया। क्या माँ, आप भी ना? मैं आपका बेटा हूँ और हमेशा आपसे ही सीखता रहूंगा, आपके पीछे चलता रहूंगा। जया और राम दोनों ही अपनी जिंदगी में खुश थे। एक शाम अचानक से जया को दिल का दौरा आता है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। राम अब काफी अकेला पड़ जाता है। माँ, हम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? हम दोनों ही तो थे ना, एक दूसरे के लिए। अब आपने भी मुझे छोड़ दिया तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब कौन है मेरा आपके सिवा इस दुनिया में? मैं कैसे संभालूंगा खुद को? राम काफी दुखी और अकेला हो गया था। जैसे तैसे राम हिम्मत जुटाता है और अब काम की तलाश में निकल जाता है। लेकिन राम को कभी भी काम नहीं मिल रहा था। मैं अब क्या करूं? ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई काम है। बिना काम, बिना पैसों के मैं कैसे रहूंगा? राम बहुत परेशान हो गया था। तभी उसका मकान मालिक आता है और राम से बोलता है। राम, तुम घर खाली कर दो। 3 महीने हो गए हैं और तुमने घर का किराया नहीं दिया। मुझे लग भी नहीं रहा है कि तुम आगे घर का किराया दे पाओगे। आप तो जानते हैं कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया है। अगर ऐसे में आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं काम ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे काम मिलता है मैं घर का किराया चुका दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकता हूं। मुझे पता था कि तुम परेशानी में हो, इसीलिए अब तक चुप रहा। लेकिन मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकता हूं। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी मेरे हालात भी तो देखिए ना। मेरे पास न रहने को घर है, न खाने के लिए खाना। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं आपके पैसे दे दूंगा। तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी हालत, उन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझे? मुझे पैसों से मतलब है और वो तुम नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारी बातों से यही लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात भी समझ नहीं आ रही है। तुम निकलो यहां से। मकान मालिक राम को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर बारिश भी हो रही होती है। राम भीगता हुआ सड़क पर ही सो जाता है। बारिश में भीगने की वजह से राम को काफी तेज बुखार भी हो जाता है। तभी राम के पास एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम्हें बहुत तेज बुखार भी हो गया है। थोड़ी देर और बारिश में रहे तो तुम्हारी और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बूढ़ा आदमी राम को अपने घर लेकर जाता है और घर पर ही डॉक्टर को बुला लेता है। जिसके बाद डॉक्टर राम को दवाई दे देते हैं। तभी कहीं जाकर राम की तबीयत ठीक हो जाती है। ये लो बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जितना है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। शुक्रिया बाबा, आपने इतनी मुश्किल समय में मेरी मदद की। अगर मैं कभी कुछ बनूंगा तो मैं आपको ये वाला एहसान जरूर चुकाऊंगा। राम उन पैसों को लेकर वहां से जाने लगता है कि तभी राम को बाजार में लगे ठेले दिखाई देते हैं। ठेले पर अलग अलग कुछ न कुछ तो होता है। जब हर कोई अपना काम कर रहा है तो मैं भी अपना काम क्यों नहीं कर सकता? और वैसे भी अगर मैं अपना काम करूंगा, छोले भटूरे बेचूंगा, तो इसमें माँ का ही आशीर्वाद होगा, क्योंकि माँ ने ही तो मुझे ये सिखाया है ना। राम अब अपना ठेला लगा लेता है और छोले भटूरे बेचने लगता है। राम के छोले भटूरे लोगों को बहुत पसंद आने लगते हैं और कम ही समय में आसपास के लोगों में राम के छोले भटूरे काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन राम के ठेले पर काफी मशहूर हीरोइन आती है। भैया, एक प्लेट छोले भटूरे लगाना। जी मैडम, अभी लगा देता हूँ।
राम उस हीरोइन को छोले भटूरे खाने को देता है। जैसे ही वो छोले भटूरे खाती है तो उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह भैया, आपने तो बहुत ही अच्छे छोले भटूरे खिला दिए। आपके छोले भटूरे बहुत ही अच्छे हैं। अब तक मैं बहुत जगह के छोले भटूरे खा चुकी हूँ, लेकिन जो स्वाद मुझे यहाँ मिला है ना, वो अब तक कहीं भी नहीं मिला है। सच में बहुत ही लाजवाब हैं। धन्यवाद मैडम जी। राम को नहीं पता था कि वो लड़की एक हीरोइन है। वहाँ लोग वीडियो फोटो लेने लगते हैं और वीडियो फोटो काफी वायरल भी हो जाती हैं, जिसके बाद राम के छोले भटूरे और भी ज्यादा मशहूर हो जाते हैं और फिर वहाँ ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगती है। अरे भैया, मेरे लिए भी 1 प्लेट खाने को दे दो और 4 प्लेट पैक कर देना छोले भटूरे। हाँ ठीक है, लेकिन सब लाइन में आइए। ठीक है भैया, हम लाइन में आ गए, अब तो पैक कर दीजिए। बहुत दूर से आया हूँ, खास इसलिए ही कि मैं आपके छोले भटूरे खा सकूं। कल भी आया था, लेकिन कल खत्म हो गए थे, इसलिए आज सुबह से ही यहाँ खड़ा हूँ। शुक्रिया भाई साहब, आप कल भी आए और सुबह से खड़े हैं। मैं अभी पैक करता हूँ और खाने के लिए भी देता हूँ। हर रोज वहाँ लाइन लगती है। राम भी बहुत खुश हो जाता है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है। राम अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोलता है, माँ, ये आपका ही आशीर्वाद है कि आज मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है। कल तक मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कितनी मुसीबत में था, और आज मेरे पास छोले भटूरे खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगती है। लोगों को कितना पसंद आ रहा है। माँ, तुम जहाँ भी हो अपना आशीर्वाद बनाए रखना। राम के छोले भटूरे अब हर शहर में मशहूर हो जाते हैं। अब राम ठेले से अपना एक रेस्टोरेंट खोलता है। रेस्टोरेंट का नाम राम अपनी माँ के नाम पर ही रखता है, जया रेस्टोरेंट। और इसी के साथ राम अब अपने जीवन में खूब तरक्की करने लगता है और बहुत आगे जाता है। दिल्ली शहर में मनोज अपनी पत्नी कविता और अपने बेटे योगेश, बहू शालिनी के साथ रहता है। मनोज पूरे मोहल्ले में शर्मा जी के नाम से मशहूर थे। शर्मा जी बहुत ही स्वादिष्ट दही भल्ले बनाते हैं, जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। एक दिन शर्मा जी ने दही भल्ले बनाने होते हैं और तभी पड़ोस के वेद प्रकाश आ जाते हैं। अरे आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मैंने अभी अभी दही भल्ले बनाए हैं। बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए भी बनाता हूँ। शर्मा जी एक प्लेट में वेद प्रकाश जी के लिए भी दही भल्ले लेकर आते हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं। अरे भाई शर्मा जी, शर्मा जी से दोस्ती करने का सबसे ज्यादा यही फायदा होता है कि इतने स्वादिष्ट दही भल्ले खाने को मिलते हैं। मन ही नहीं भरता है कभी भी इन दही भल्ले से। बस आप लोगों की तारीफ सुनकर ही तो मैं बार बार बनाता हूं ना। और आज भी देख लो, मैंने दही भल्ले बनाए और आप यहाँ आ गए। आपकी किस्मत के ही थे जो आपको मिल गए। शर्मा जी के दही भल्ले लोगों को काफी पसंद आते हैं, लेकिन उनके बहू बेटा बिल्कुल भी उनके साथ ठीक से पेश नहीं आते हैं। एक दिन बहू अपने सास ससुर पर चिल्लाते हुए बोलती है, आप लोगों के पास खुद तो कोई काम है नहीं और जो काम कर रहा होता है उसे भी परेशान करते रहते हो। बहू, मैं तो बस अपना चश्मा बनवाने को बोल रहा हूँ। अरे बिना चश्मे के क्या हो जाएगा? नहीं बनेगा आपका चश्मा। बच्चे हमेशा से ही शर्मा जी और उसकी पत्नी को सुनाते रहते हैं, कोसते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब गलती से कविता के हाथों से कांच का बर्तन टूटकर गिर जाता है तो दोनों बहुत गुस्सा करते हैं। बस इसीलिए तो हमारे सर पर बैठे हो आप दोनों। नुकसान करना ही तो आता है ना आप दोनों को, फिर ये नुकसान कर दिया ना, अब इसके पैसे कौन भरेगा? बहू गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दे बहू। यही तो गलती है, आप दोनों पहले नुकसान कर देते हो और फिर बोल देते हो बड़े आराम से कि गलती हो गई। लेकिन अब बस, हम अब गलती नहीं करेंगे। आप दोनों यहां से चले जाइए, अब हम आपको और नहीं रख सकते अपने यहाँ। बेटा, ये क्या बोल रहा है? अरे तुम दोनों के सिवा हमारा है ही कौन? हम कहाँ जाएंगे? हम तेरे माँ बाप हैं। माँ बाप हो तो क्या जिंदगी भर पालता रहूं आप दोनों को? हाँ, आपका बहुत हो गया है, अब आप यहां से जाओ। योगेश और शालिनी दोनों ही शर्मा जी और उसके पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद दोनों यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और एक किराए के घर पर चले जाते हैं। जो बचे हुए पैसे थे हमारे, वो पैसे मैंने किराए के लिए दे दिए हैं। 1 महीने तक अब हमारे सर पर छत तो है, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं,
अब आगे की आगे देखी जाएगी। कम से कम अब सर पर छत तो है। शर्मा जी की उम्र भी हो गई थी, इसीलिए अब उनके पास काम नहीं था। काम की तलाश भी करते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता है। कविता अपने पति को समझाते हुए बोलती है, अरे आप ये क्यों भूल रहे हो कि आप बहुत ही स्वादिष्ट दही भल्ले बनाते हो। आपको वही बेचना चाहिए ना। इस उम्र में अब कोई काम तो मिलने से रहा, लेकिन जब आपके हाथ में ही कला है, अरे तो आपको काम की जरूरत क्या है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं अब दही भल्ले ही बेचूंगा। शर्मा जी और कविता दोनों अब मिलकर दही भल्ले बेचने लग जाते हैं। लोगों को उनके दही भल्ले काफी अच्छे लगते हैं। कम दिनों में काफी नाम हो जाता है। दोनों पैसे जोड़कर एक बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं। देखा, लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं आपके दही भल्ले। अब हमारे पास अपना ढाबा है। भगवान की बस ऐसे ही कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। दोनों अब अपना ढाबा चला रहे होते हैं। बेटे बहू को जब ये सब पता चलता है, माँ और पिताजी लाखों कमा रहे हैं। अरे, इसका तो हमें फायदा उठाना चाहिए। हमें अभी उनके पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हाँ, ताकि वो हमें माफ कर दें और उनके पैसों पर हम राज करें। शालिनी और योगेश का लालच जाग जाता है और वो घर में पहुंच जाते हैं। माँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने घर से भगवान को ही निकाल दिया था। आप हमें माफ कर दीजिए। हाँ पापा जी, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। जब हम तुम्हारे पास थे तो हमारी कदर नहीं थी। अब यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ और माफी की कोई उम्मीद मत करो। शर्मा जी और उनकी पत्नी शालिनी योगेश को घर से निकाल देते हैं और इसीलिए बेटा बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये दोनों खुद को समझते क्या हैं? हमें अपने घर से निकाल दिया। जिस काम पर इनको घमंड हो रहा है ना, मैं वो सब बर्बाद कर दूंगा। बेटा और बहू शर्मा जी को बर्बाद करने की ठान लेते हैं। योगेश जेसीबी वाले के पास जाता है और उसे बोलता है, ये जो ढाबा दिख रहा है, ये तुम्हें तोड़ना है। लेकिन ये लो पैसे, और अब कोई सवाल जवाब नहीं। अगली सुबह ही शर्मा जी और कविता को उनका ढाबा टूटा हुआ मिलता है। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी होते हैं। ये हमारे ढाबे को क्या हो गया? हमारा ढाबा टूट कैसे गया? अब हम क्या करेंगे? यही तो हमारा जरिया था कमाने का, और ये ही टूट गया। अपने माँ बाप को दुखी देखकर योगेश बहुत खुश हो रहा होता है। उसी शाम योगेश अपनी पत्नी के साथ पार्टी करके घर जा रहा होता है। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये बात शर्मा जी और उनकी पत्नी को पता चल जाती है। हमारे बेटे बहू का एक्सीडेंट? चलो कविता, उन्हें हमारी जरूरत है। हमें उनके पास जाना चाहिए। शर्मा जी और उनकी पत्नी तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल का सारा बिल भरते हैं, अपने बेटे बहू का इलाज करवाते हैं। जब उन दोनों को होश आता है और वहाँ अपने माँ बाप को देखते हैं तो दोनों की आंखें भर आती हैं और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ कितना गलत किया, और जब हम मुसीबत में थे तो आप ही हमें संभालने आए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका ढाबा हमने ही तुड़वाया था, जेसीबी वाले को पैसे देकर। लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ कर दीजिए। आप ही हमारी ढाल बनकर खड़े हुए हो। हमें हमारी गलती पर पछतावा है। हमें माफ कर दीजिए। शायद हम आपकी माफी के भी लायक नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। बिल्कुल, तुम दोनों के एक्सीडेंट की खबर सुनकर तो हम लोग आधे हो गए थे। अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बच्चों, कोई बात नहीं। गलती तो तुम दोनों ने की है, लेकिन गलती का एहसास होना ज्यादा जरूरी था, जो कि हो गया। शर्मा जी और उनकी पत्नी अपने बच्चों को माफ कर देते हैं और अंत में सब ठीक हो जाता है। हमें हमारे माता पिता के सम्मान को बरकरार रखना चाहिए। ताउम्र हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके सिवाय इस दुनिया में आपको वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। माता पिता भगवान होते हैं। कुसुम एक बहुत ही दिलदार औरत होती है। वो एक छोटे से गांव में अपने बेटे पूरब और अपनी बहू प्रतिभा के साथ रहती है, जहां कुसुम हर किसी की मदद करती है। कभी किसी बात का वो घमंड नहीं दिखाती और कुसुम काफी ज्यादा अच्छी मिठाई भी बनाती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम की पड़ोसन शोभा वहां आती है और कुसुम से बोलती है, अरे कुसुम, बड़ा मन हो रहा है तुम्हारे हाथ की मिठाई खाने का। अगर मिठाई मिल जाती तो मजा आ जाता। अभी तो खत्म हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं अभी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। अब बस मेरे लिए तुम अलग से मिठाई बनाने जा रही हो? हाँ हाँ, नहीं तो क्या, तुम्हें मिठाई इतनी अच्छी लगती है, तुम यहाँ मिठाई खाने आई हो तो बनाने में कैसी परेशानी, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। कुसुम जल्दी से मिठाई बनाती है और शोभा को खाने के लिए भी दे देती है और एक डब्बे में बंद कर देती है। शोभा मिठाई खाकर कुसुम से बोलती है, अरे कुसुम, तुम्हारी मिठाई का तो कोई जवाब नहीं है, बहुत स्वाद बनाती हो तुम। हाँ हाँ, तो मना किसने किया है, खाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए एक डब्बे में भी पैक कर दिया है, जाते समय अपने घर के लिए भी लेती जाना। ठीक है। वैसे कुसुम, जब तुम इतनी अच्छी मिठाई बना लेती हो, जानती हो तुम्हारी मिठाई लगभग सबको पसंद ही आती है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपना एक ढाबा ही खोल लो ना, मिठाई बेचो, कितना सही रहेगा ना। हाँ वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, चलो देखते हैं, बात करके देखूंगी परिवार में, अगर सबको ठीक लगेगा तो खोल लूंगी ढाबा। कुसुम अब अपने घर में सारी बात बताती है और अपनी माँ की बात सुनने के बाद पूरा बोलता है, माँ अगर आपको ठीक लगता है तो खोल लो ढाबा। वैसे भी आपकी मिठाई तो सच में बहुत अच्छी होती है, काफी लोगों को पसंद है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि आप ढाबा खोल लो। हाँ माँ जी, मुझे भी यही सही लग रहा है, मैं भी आपके साथ हूँ, आप अब ढाबा खोल ही लो। आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि आपका बहुत मन है ढाबा खोलने का। माँ जी, हमारी तरफ से बिल्कुल भी ना नहीं है, आपकी सच में दिल से इच्छा है तो कर लो अब ये नया काम शुरू। अपने परिवार से बात करने के बाद आसपास के लोगों से भी सलाह मशवरा लेते हैं, जिसके बाद अब कुसुम अपना ढाबा खोल लेती है। एक ही हफ्ते में कुसुम का ढाबा काफी अच्छा चलने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन दूसरे गांव से एक आदमी आता है और वो कुसुम से बोलता है, ये कुसुम मिठाई ढाबा ही है क्या, है ना? जी जी, ये कुसुम मिठाई ढाबा ही है, बताइए आपको क्या काम है। वो मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मैंने आपके ढाबे की मिठाई के बारे में काफ़ी सुना है कि आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए मैं भी यहाँ मिठाई लेने ही आया हूँ। ज़रा मेरे लिए 5 किलो कलाकंद पैक कर देना। एक ही हफ्ते में कुसुम का मिठाई ढाबा काफी प्रसिद्ध हो जाता है। दूर दूर से लोग अब वहाँ मिठाई लेने, मिठाई खाने आ रहे थे। कुसुम भी अब काफी अच्छे पैसे कमा रही थी। पूरब अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है, 4 दिन बाद उसको पहुँचाना है मुझे। सच में माँ, आपका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है, आपने दिल से काम शुरू किया था ना, अब लोगों को आपका काम बहुत पसंद भी आ रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। ये सब तो भगवान की कृपा है। काम काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन निकलते दिन के साथ अब कुसुम की मिठाइयों का स्वाद बिगड़ने लगता है। एक बार ग्राहक आकर कुसुम को सुनाते हुए बोलता है, अरे ये क्या है, इतनी बेस्वाद मिठाई। मैंने आपके ढाबे का बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब जब आपकी मिठाई खा रहा हूँ तो मुझे वही लग रहा है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। इतना खराब स्वाद है, बंद कर लो अपना ढाबा, लोगों को पागल बनाना बंद करो। काम अब धीरे धीरे खराब होने लग रहा था। काफी शिकायत भी आने लगती है, लेकिन अब कुसुम कंजूसी करके मिठाई बनाने लग रही थी। ये देखकर प्रतिभा बोल रही है, माँ जी ये क्या है, आप इतनी कंजूसी से मिठाई में चीनी डाल रही हो। आपको पता है ना, कुछ दिनों से हमारा ढाबा बहुत खराब चल रहा है, कितनी शिकायत आ रही है, फिर भी आप इतनी कम चीनी क्यों डाल रही हो। कुसुम अपनी बहू के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। दिन पर दिन कुसुम की कंजूसी बढ़ती ही जा रही थी। खराब और सस्ती चीजों का इस्तेमाल करने लगती है अब कुसुम। दूध में पानी मिला रही थी ताकि पैसे बचे। ये सब प्रतिभा को कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने पति से बोलती है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैंने कुछ दिनों से देखा है कि माँ जी कंजूसी करने लगी हैं। अब माँ जी जो कि कभी कंजूसी करती नहीं थी, अब वो सड़ा हुआ खराब सस्ता सामान इस्तेमाल कर रही है ताकि पैसे बचे, और माँ जी का बर्ताव भी पहले से बहुत बदल गया है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, माँ जी अब किसी से ठीक से बात तक नहीं करती हैं। हाँ, कुछ दिनों से तो मुझे भी माँ का बर्ताव बहुत अलग अलग लग रहा है, लेकिन मुझे पहले ये लग रहा था कि मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। अब पता चला कि तुम्हें भी यही लग रहा है। जरूर कोई तो बात है, तभी माँ ऐसे बर्ताव कर रही है। पूरब और प्रतिभा दोनों ही हैरान थे कि अचानक से कुसुम को हुआ क्या है। कुछ दिनों बाद कुसुम ढाबे के सारे पैसे लेकर अपनी तिजोरी में रखती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, सारे पैसे मेरे, और किसी को मुझ पर कोई शक भी नहीं होगा कि मैं असली कुसुम हूँ भी या नहीं, और असली कुसुम तो बेचारी वहाँ अपने दिन गिन रही है। प्रतिभा सारी बातें सुन लेती है। ओ
इसका मतलब मेरा शक सही था। ये मेरी सास नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है जो मेरी सास बनकर यहाँ आ गई है। लेकिन अगर अभी मैंने कुछ किया तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मेरी सास कहाँ है। मुझे शांत रहना पड़ेगा सच का पता लगाने के लिए। प्रतिभा अब बस अपनी बहरूपिया सास के ऊपर नजर रखते हुए कुछ दिनों बाद सबके सो जाने के बाद वो बहरूपिया घर से बाहर निकलती है और एक पुराने गोडाउन में जाती है जहां असली कुसुम को किडनैप करके रखा गया था। तब बहरूपिया अपना मास्क निकालती और हंसने लगती है। देखा, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मैं लोगों को मिठाई बेच रही हूँ और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही हूँ। तेरे परिवार को ही मुझ पर शक नहीं हुआ। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो क्या है ना, मुझे पैसों से बहुत प्यार है और तुम्हारा नया ढाबा जो है ना वो भरपूर पैसे कमा रहा था, तो बस मुझसे वो देखा नहीं गया। इसीलिए मैंने शहर से तुम्हारी शक्ल का ही मास्क बनवाया और तुम्हें किडनैप कर लिया। प्रतिभा सब कुछ सुन लेती है और पुलिस और बाकी गांव वालों को बुलाकर बहरूपिया का पर्दाफाश कर देती है। तुमने ये प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगी। देख लिया, मेरी सास नहीं बल्कि ये बहरूपिया है जिसने मास्क के पीछे ये सब किया। प्रतिभा बहरूपिया को सजा दिलवाती है और अपनी सास को सही सलामत घर वापस लाती है और आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है।